नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पे जो यहाँ भाषा और व्याकरण के जो कुछ प्रमुख प्रश्न बच गए थे, यहाँ पे लेकर के हम फिर उपस्थित हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए 46 नंबर प्रश्न। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो इसमें से कौन सी बोली है जो कि यहाँ से संबंधित है? गढ़वाली है, छत्तीसगढ़ी है, खड़ी बोली है या फिर बांगरू है? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी। इसमें ये खड़ी बोली हो जाएगा। क्या हो जाता है? खड़ी बोली से संबंधित हो जाएगा ये क्षेत्र। कौन कौन सा है? रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, ये यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे है मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? यहाँ पे उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी है या फिर अरबी फारसी? तो यहाँ से आपका जो प्रश्न है ये पूछा जा रहा है, मुस्लिम शासकों के समय पे न्यायालयों की भाषा क्या थी? आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाता है। यहाँ पे अरबी फारसी भाषा उस समय हुआ करती थी जब मुस्लिमों का यहाँ पे शासन था। आगे यहाँ पे है भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है या फिर उर्दू है? तो जब यहाँ पे भारत की संपर्क भाषा पूछी जाए तो यहाँ पे आपको आंसर क्या करना है? सी हो जाता है। हिंदी है यहाँ की जो संपर्क भाषा है, ये यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पे आपका सही हो जाता है। आगे है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से या फिर ब्रज भाषा से? तो आधुनिक जो भारतीय भाषा है उसका विकास किससे माना गया है? यहाँ पे आपको बताना है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या? अपभ्रंश से यहाँ पे हो जाती है आधुनिक भाषा की शुरुआत। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो यहाँ पे उनका नाम बताना है जो कि भाषा वैज्ञानिक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे ऑप्शन देख कर के आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पे कौन सा जवाब हो जाएगा। डी हो जाता है। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि छायावाद के मुख्य स्तंभ के रूप में ये जाने जाते हैं। आगे यहाँ पे है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वाक्य कहते हैं, शब्द या फिर ध्वनि? तो यहाँ पे KBS PGT 2014 का यह प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्ण है, वाक्य है, शब्द है या फिर ध्वनि है? तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा कि ये एक शब्द यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? संस्कृत से, फारसी से, अंग्रेजी से, उर्दू से? तो किससे आए हैं ये शब्द? यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा कि ये संस्कृत से यहाँ पे आए हैं। हिंदी में अधिकांश शब्द जो हैं वो संस्कृत से आए हैं। तो संस्कृत से जो शब्द आए हैं और संस्कृत में ही जो बने हैं उनको यहाँ पे तत्सम कहा जाता है, लेकिन जिसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया उसको यहाँ पे तद्भव उसका हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो खड़ी बोली व ब्रज किस क्षेत्र से ये उपभाषा के अंतर्गत आती है, ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ये पश्चिमी की हो जाएगी। किससे? ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पे हो जाती है। आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो कौन सी है? संस्कृत निष्ठ शैली, हिंदुस्तानी, दक्कनी या फिर मसनवी शैली? तो यहाँ पे कौन सी है जो कि हिंदी के अंतर्गत नहीं है? तो यहाँ पे आपका मसनवी शैली जो है ये यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ आपका प्रश्न है, हिंदी नहीं, दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? ब्रज भाषा है, पंजाबी है, खड़ी बोली है, अवधी है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की जो बोली है उसको यहाँ पे क्या कहा गया है? आपको यहाँ पे आंसर करना है। सी हो जाता है। यहाँ पे खड़ी बोली हो जाएगा। क्या हो जाता है? खड़ी बोली। बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे यहाँ पे है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो आपको आंसर यहाँ पे करना है कि ये पहाड़ी में है, कि ये मैथिल में है, कि अवधी में है, कि पिंगल में है? तो विद्यापति के जो पद हैं वो यहाँ पे मैथिल भाषा में लिखे गए हैं। किस में लिखा गया है? और इनकी प्रसिद्धि का कारण भी यही बना है। विद्यापति के प्रसिद्धि का कारण मेन यही रहा है कि जो उनका पद है वो मैथिल भाषा में है और ये बहुत ही प्रचलित हुआ। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि ज्ञान विज्ञान के तत्व को व्यक्त करने वाले विशेष
शब्दावली को क्या कहते हैं? सामान्य शब्दावली, साहित्यिक शब्दावली, बोलचाल की शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपको यहाँ पे आंसर करना है डी हो जाता है, यहाँ पे पारिभाषिक शब्दावली हो जाता है। क्या हो जाएगा? पारिभाषिक शब्दावली। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? तो ये छात्रों के लिए है, जनसाधारण के लिए है, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, या फिर बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, ये ज्ञान की किसी एक शाखा के लिए, ये यहाँ पे ज्ञान के जिज्ञासु के लिए ये हो जाता है। क्या? पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो ये भाषा वैज्ञानिक करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, कवि व साहित्यकार करते हैं, समाज करता है। कौन यहाँ पे भाषा शब्दावली का निर्धारण करता है? ये आपको आंसर करना है। तो भाषा वैज्ञानिक ये करते हैं। जो पारिभाषिक शब्दावली है इसका निर्धारण करने वाले भाषा वैज्ञानिक यहाँ पे करते हैं इसका निर्धारण। आगे है कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अलंकारिक शैली है, वस्तुनिष्ठ शैली है, सामासिक शैली है, या फिर लाक्षणिक शैली है। तो वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य ये किस शैली से है, ये आपको आंसर यहाँ पे करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे बी हो जाता है वस्तुनिष्ठ शैली। क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठ शैली यहाँ पे हो जाएगी। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य जो है ये वस्तुनिष्ठ शैली। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो कथन उचित नहीं है उन्हें छांटिए। एक भाषा में प्रकट किए गए भावों व विचारों को दूसरी भाषा में प्रकट करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त है। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। अनुवाद शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलेशन का पर्याय है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? जो कथन उचित है उसे यहाँ पे आपको छांट करके बताना है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाता है सही, कि इसमें अनुवाद के लिए केवल किसी एक भाषा का ज्ञान पर्याप्त नहीं है। तो ये जो यहाँ पे केवल देख करके भी आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है इस प्रकार से। आगे यहाँ पे है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन वाला ये प्रश्न है आपका। संचार माध्यमों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। विदेशों के कार्यक्रम की भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इसमें पात्र और दृश्य विदेशी हैं, केवल भाषा भारतीय है। विदेशों में ही भारतीय कार्यक्रमों का भारतीय पात्र और कथानकों के साथ वहाँ की भाषा में प्रसारित किया जाता है। संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, नहीं बताना है आपको। आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा? डी हो जाता है इसमें सही जवाब आपका। इस संचार माध्यमों में एक ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? जो साहित्य दिखाई दे जैसे पुस्तक वह दृश्य है। जो साहित्य सुना जा सके जैसे उपन्यास वह श्रव्य है। देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें जैसे चलचित्र व दृश्य काव्य जैसे नाटक, श्रव्य काव्य जैसे कविता, कहानी। यहाँ पे दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सकें जैसे चलचित्र वह दृश्य श्रव्य है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही हो जाता है यहाँ पे आपका सी ऑप्शन। आगे यहाँ पे है कि इसमें से कौन सा गुण अथवा दोष समालोचक में नहीं होना चाहिए। आलोच्य विषय का समय ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, ईर्ष्या की भावना। तो कौन सा यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको बताना है। यहाँ पे आपका डी हो जाता है कि जब हम उसमें कोई यहाँ पे कौन सा गुण है और कौन सा दोष समालोचना में नहीं होना चाहिए, तो हम समानता का भाव वहाँ रखते हुए वहाँ पे गुण और दोष बताना रहता है। तो ईर्ष्या की भावना बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए उसमें। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से शब्द संचार का माध्यम नहीं है, उसे चिन्हित कीजिए। समाचार पत्र है, पुस्तक है, पत्र पत्रिका है, रेडियो है। तो इसमें ये बताना है कि मतलब जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है, तो शब्द संचार का माध्यम क्या नहीं है ये आपको यहाँ पे बताना है। आंसर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे रेडियो है, ये नहीं है, इसके अंतर्गत ये नहीं होता है।
जबकि पुस्तक भी पढ़ी जाती है, समाचार पत्र और पत्रिका भी पढ़ करके यहाँ पे संचार माध्यम का काम करता है। आगे यहाँ पे है कि इसमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, कैसेट है, रेडियो है। इसमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, आपको आंसर बताना है। ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही, दूरदर्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसको चिन्हित करना है, तो दूरदर्शन आपका सही जवाब है। आगे है, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? यहाँ पे असंगत को पहचानना है। एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरी क्षेत्रों में पहुँचाने में अनुवाद का पुल का कार्य करता है। पहुँचाने के माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु का अर्थ है पहले लिखना, वाद का अर्थ है उसे पुनः वाद में लिखना। एक भाषा में व्यक्त भावों व विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो कथन जो असंगत है यहाँ पे आपको देख करके बताना है। तो यहाँ पे आपका जवाब जो हो जाता है ये हो जाएगा सी, बिल्कुल ही सही। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उसकी भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, वह बालकों के लिए प्रेरणाप्रद होना चाहिए, वह मनोरंजक और रोचक होना चाहिए, वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो जो कथन सही नहीं है वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा कि ये वह बालकों द्वारा लिखा जाना चाहिए, ये यहाँ पे आपका सही नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका सही हो गया, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार समाचारों को पाठक के लिए बोधगम्य कौन बनाता है? संपादक बनाता है कि संवाददाता बनाता है, कंपोजर बनाता है, संशोधक बनाता है? तो पत्रकार मोरिस फेगस के अनुसार ये आपको आंसर यहाँ पे करना है। बी हो जाता है, यहाँ पे संवाददाता बनाता है। कौन बनाता है? संवाददाता यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि अक्षरों अथवा शब्दों को जोड़ने के लिए प्रूफ रीडर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? ए है, बी है, सी है या फिर डी है? कौन सा यहाँ पे प्रूफ रीडर चिन्ह है? यहाँ पे आपको आंसर करना है। प्रूफ रीडर चिन्ह के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाता है। ए यहाँ पे आपका ऑप्शन। आगे यहाँ पे है, समाचार का प्रमुख तत्व क्या है? रोचकता है, उत्तेजकता है, महत्वपूर्णता है, सत्य व नवीनता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रमुख तत्व है? जो समाचार पत्र है उसका यहाँ पे प्रमुख तत्व क्या हो जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल ही सही हो जाता है। सत्यता व और यहाँ पे नवीनता होनी चाहिए। समाचार जब भी यहाँ पे देखा जाता है तो उसमें सत्यता और नवीनता होनी चाहिए। आगे है, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है? संपादक करता है, रिपोर्टर करता है, कंपोजिटर या फिर प्रूफ रीडर करता है? आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए कौन सा? बी हो जाएगा, रिपोर्टर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? रिपोर्टर यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। रिपोर्टर बनने के लिए क्या आवश्यक है? सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए, उच्च शिक्षा व दोनों भाषाओं पर अधिकार होना चाहिए, उत्सुकता की भावना होनी चाहिए, भावुक या चंचल व्यक्तित्व होना चाहिए। रिपोर्टर बनने के लिए आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए ये आपको बताना है। ए हो जाता है यहाँ पे आपका सही जवाब। ए यहाँ पे सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार आपका होना चाहिए। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? नेशनल न्यूज एजेंसी है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, न्यू वार्ता है, हिंदुस्तान समाचार है। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा कि भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है? ये आपका जवाब हो जाएगा इसमें बी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बी हो जाता है बिल्कुल ही सही। आगे यहाँ पे है, इसमें कौन तत्व रेडियो विज्ञापन नहीं होता है? चित्र है, वाचन है, संदेश है या फिर संगीत है? तो यहाँ पे रेडियो विज्ञापन में नहीं आता है, ये आपको आंसर करना है। इसमें से ए हो जाएगा, चित्र यहाँ पे हो जाता है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में क्या अंतर है? रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत, ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे स्वभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। टीवी की तुलना में रेडियो कॉपी लेखक को समय की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। रेडियो विज्ञापनों में संवाद अधिक होते हैं, रेडियो विज्ञापन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि टीवी के कम।
तो यहाँ पे आपका कौन सा जवाब हो जाएगा बिल्कुल ही सही। आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे रेडियो में सारा संदेश शब्द संगीत ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे होता है सही आपका। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि तो यहाँ पे प्रश्नों को अब बिल्कुल ही यहाँ पे समाप्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतने ही प्रश्न थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो साथियों, अपनी तैयारी को आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सुन ही रहे हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसी का अंबार लगा हुआ है, तो आप अपनी तैयारी को करते हुए वहाँ से एक सीट ज़रूर पक्की कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। धन्यवाद। लाइक करना आप लोग ना भूलें।